नमस्कार दोस्तों, पीजीटी इंग्लिश की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग दो टॉपिक कवर करने वाले हैं। दो क्या, छोटे छोटे तीन टॉपिक हैं। एक तो ग्रामर का जो टॉपिक है उसमें हम लोग टेंस को कवर कर रहे हैं। टेंस में भी पास्ट और फ्यूचर टेंस को कवर करेंगे। यहाँ से क्वेश्चंस होंगे इनके यूसेज को लेकर के। दूसरा, लिटरेचर में हम लोग डिकेंस और हार्डी, चार्ल्स डिकेंस और टॉमस हार्डी की बायोग्राफी और इनके वर्क्स और इनके कैरेक्टर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको इस क्लास में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो एकदम तैयार हो जाइए और पूरी क्लास को वॉच करें, तभी पूरा फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ग्रामर के और लिटरेचर के दोनों ही। चलिए देखते हैं। समय कम बचा है तो बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, इसलिए बिल्कुल भी स्किप ना करें कोई क्लास और पूरी क्लास को देखें। समझते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हु इज़ द ऑथर ऑफ हार्ड टाइम्स। हार्ड टाइम्स एक नावल है और इसे किसने लिखा है? टॉमस हार्डी ने लिखा है या चार्ल्स डिकेंस ने लिखा है या किसने लिखा है? तो ये नावल है चार्ल्स डिकेंस का। चार्ल्स डिकेंस ने हार्ड टाइम्स नावल जो लिखा था ये पब्लिश हुआ था 1854 में। ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कौन सा नावल कब पब्लिश हुआ था। ठीक है, और इस नावल की सेटिंग है एक फिक्शनल इंडस्ट्रियल टाउन, कोक टाउन। ठीक है, जो कि ओरिजिनल नहीं, फिक्शनल है। नॉवेल्स में ज़्यादातर चीज़ें काल्पनिक होती हैं, फिक्शनल होती हैं। ठीक है ना, तो कोक टाउन में इसकी सेटिंग है। इसके अलावा कुछ कैरेक्टर्स हैं जैसे मिस्टर ग्रेडग्राइंड, ये बात ध्यान रखना, और एक सीसी ज्यूक, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन ये चीज़ें कुछ ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामर से रिलेटेड। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस इन टर्म्स ऑफ टेंस यूसेज। टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा यूसेज सही है, यानी ग्रामेटिकली कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। ही हैज़ गॉन टू मार्केट एस्टरडे, ये सेंटेंस सही है क्या? या ही वेंट टू मार्केट एस्टरडे। ही वॉज गॉन, देखिए वॉज के बाद थर्ड फॉर्म आती नहीं, इसलिए ये तो गलत है। ही के साथ गोज आता है और गो की वजह से गलत है। दूसरी चीज़, अगर ये प्रेजेंट का है तो इसमें एस्टरडे क्यों लगा है? तो दो तो आपके ऐसे ही गलत हो गए। इन दो में से आपको बताना है कौन सा सही है। चलिए समझते हैं। नियम ये है कि जब किसी सेंटेंस में पास्ट टाइम दिया हो, है ना, 2 days एगो, 2 hours एगो, या एस्टरडे दिया हो या लास्ट संडे दिया हो, इस टाइप के जब कुछ पास्ट के टाइम दिए हों, समय दिया हो, तो वहाँ पर हम लोग प्रेजेंट फ्यूचर जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट का यूज कभी नहीं करते हैं। हैज़ गॉन वाला स्ट्रक्चर बिल्कुल यूज नहीं होगा। यहाँ पर हम पास्ट इंडेफिनिट को यूज करेंगे। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट वाला स्ट्रक्चर ऐसे में यूज होता है जब कभी ऐसा टाइम दिया हो। ही वेंट टू मार्केट येस्टरडे। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वाई नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक। वाई नेक्स्ट ईयर का मतलब अगले साल तक। ही इन दिस कंपनी फॉर अ डिकेड, अगले साल तक यानी फ्यूचर की बात हो रही है। अगले साल तक उसे एक डिकेड हो जाएगा इस कंपनी में काम करते हुए। ठीक है, एक डिकेड का मतलब 10 साल कंप्लीट हो जाएंगे। ही विल बी वर्किंग या ही विल हैव वर्कड या हैज़ बीन वर्किंग, हैड वर्कड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विल हैव वर्कड सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बाई नेक्स्ट ईयर ही विल हैव वर्कड, विल हैव वर्कड यहाँ पे आ जाएगा आपका इन दिस कंपनी फॉर अ डिकेड। ठीक है ना, समझ गए कि अगले वाई नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक उसे 10 वर्ष हो जाएंगे इस कंपनी में काम करते, ये सेंस है यहाँ। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स, लिटरेचर का क्वेश्चन है, इज नॉट रिटन बाय टॉमस हार्डी। कौन सा नावल टॉमस हार्डी के द्वारा लिखा गया नहीं है? हार्डी और डिकेंस विक्टोरियन एज के बहुत इंपॉर्टेंट नॉवलिस्ट हैं। एक्चुअली ये नॉवलिस्ट हैं तो कोई भी नावल होता है बहुत लेंदी होता है, बहुत बड़ा होता है, और उस नावल में 50 और सैकड़ों कैरेक्टर्स होते हैं। इसलिए ये जो हैं आपके राइटर्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, और इनके नावल्स कौन से हैं, कितने हैं, इम्पॉर्टेंट कितने हैं, पब्लिकेशन क्या है, ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए, और इम्पॉर्टेंट नावल्स के कैरेक्टर्स आपको पता होने चाहिए। इसमें से कौन सा नावल हार्डी के द्वारा लिखा हुआ नहीं है, नॉट रिटन बाय टॉमस हार्डी? तो जूड द ऑब्सक्योर टॉमस हार्डी का नावल है। वुडलैंडर्स भी है। फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड बहुत इंपॉर्टेंट नावल है। तीनों नावल टॉमस हार्डी के हैं। ऑप्शन डी, द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप इज़ नॉट रिटन बाय टॉमस हार्डी, इट इज़ अ नावल रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस। ये नावल जो है आपका चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखा गया है और 1841 में ये पब्लिश हुआ है। ठीक है, और इसमें एक ट्रेजिक स्टोरी है
जो कैरेक्टर है आपका लिटिल नेल और उसके ग्रैंडफादर, इन लोगों की बहुत ही ट्रेजिक स्टोरी है, ठीक है ना। बाकी सभी तीनों नॉवेल टॉमस हार्डी के द्वारा लिखे हुए थे। विच सेंटेंस यूजेस फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस करेक्टली, किस सेंटेंस में फ्यूचर कॉन्टिन्यूस अच्छे से यूज हुआ, कोई बिना किसी गलती के, बिना किसी मिस्टेक के। आई विल वॉचिंग द मूवी एट 8 PM। आई विल वॉचिंग, देखिए विल के बाद में क्या है, कभी भी शैल और विल आता है, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है और कुछ नहीं यूज हो सकता है, ठीक है। तो आई विल वॉचिंग दिया है, ING फॉर्म दिया है, इसलिए ये तो गलत है। आई विल बी वॉचिंग द मूवी एट 8 PM, ये वाला सेंटेंस सही है। आई वॉच द मूवी एट 8 PM, ये भी नहीं होगा। आई एम वॉच द मूवी, ये भी गलत होगा। हमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के हिसाब देगा, फ्यूचर का सेंटेंस देखना है और जिसमें कंटिन्यूटी भी दिख रही हो। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सबसे बेहतर ऑप्शन है और ऑप्शन बी सही आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है शी व्हेन आई एंटर्ड द रूम, जब मैं रूम में एंटर किया तो शी क्राइड, वो रोई या शी हैज़ क्राइड। देखिए आई एंटर्ड ये पास्ट इंडेफिनिट वाला स्ट्रक्चर है, ये बात ध्यान रखना। एक सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर दे रहा है तो इधर भी पास्ट का ही स्ट्रक्चर होगा, इसलिए हैज़ क्राइड हो नहीं सकता है, क्राइज हो नहीं सकता है। और जब एक पास्ट इंडेफिनिट है तो दूसरा यहाँ पर शी हैड बीन क्राइंग, क्योंकि पहले से ही रो रही होगी, तो शी हैड बीन और क्राइंग ये वाला स्ट्रक्चर आपका यूज होना चाहिए। शी हैड बीन क्राइंग, वो रो रही थी, पहले से ही रो रही थी। व्हेन आई एंटर्ड द रूम, जब मैंने रूम में एंटर किया तो देखा कि वो रो रही थी पहले से ही, वो सेंस है यहाँ पर। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इंडिकेट्स अ पास्ट एक्शन ऑन गोइंग बिफोर अनदर पास्ट इवेंट, एक दूसरा जो पास्ट की घटना कोई हुई उससे पहले कोई दूसरा एक और उससे पहले से पास्ट एक्शन ऑन गोइंग था, तो ऐसे में हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज करते हैं। ऑप्शन आपका सी आंसर हो जाएगा, शी हैड बीन क्राइंग व्हेन आई एंटर्ड द रूम। विच डिकेंस नॉवेल फीचर्स द कैरेक्टर सिडनी कार्टन, डिकेंस का कौन सा नॉवेल है जिसमें कैरेक्टर सिडनी कार्टन दिखाई देता है। तो ग्रेट एक्सपेक्टेशन है या टेल ऑफ टू सिटीज़ है या ब्लीक हाउस है या ओलिवर ट्विस्ट है। सही आंसर है टेल ऑफ टू सिटीज़। टेल ऑफ टू सिटीज़ जो है 1859 में पब्लिश हुआ था। सिडनी कार्टन इसमें एक कैरेक्टर है, ठीक है। और इस नावल में इम्पॉर्टेंट एक लाइन है सिडनी कार्टन के द्वारा बोली गई, इट इज़ अ फार फार बेटर थिंग दैट आई डू, ठीक है। ये लाइन भी याद रखना। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है ग्रामर से क्वेश्चन, दे हेयर फॉर 2 hours बिफोर द ट्रेन अराइव्ड। बिफोर द ट्रेन अराइव्ड, ये बात ध्यान रखना। ट्रेन अराइव्ड इसका मतलब ये पास्ट और इंडेफिनिट की बात हो रही है, पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या है, वो वेट कर रहे थे, दे वेटेड की बात हो रही है, वेटिंग की बात हो रही है, वेटिंग। तो वेटिंग कर रहे होंगे, जब ट्रेन आने से कोई वेट कर रहा है तो उससे बहुत पहले से कर रहा होगा। और पास्ट की बात है तो पास्ट में ही लिखना होगा, तो हैव वाला तो ऑप्शन हो जाएगा गलत, ठीक है। वर वेटिंग हो नहीं सकता, यहाँ पर आपका हैड बीन वेटिंग हो जाएगा। दे हैड बीन वेटिंग हेयर फॉर 2 hours, वे 2 घंटे से वेट कर रहे थे बैठे पहले ही, बिफोर द ट्रेन अराइव, ट्रेन आने से पहले। ऑप्शन सी आंसर है हैड बीन वेटिंग। इन विच नॉवेल, किस नॉवेल में डज द कैरेक्टर यूस्टेशिया वाई अपीयर। यूस्टेशिया वाई किस नॉवेल में देखने को मिलती है। टॉमस हार्डी का नॉवेल है और रिटर्न ऑफ द नेटिव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवेल है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नॉवेल है। रिटर्न ऑफ द नेटिव में यूस्टेशिया वाई देखने को मिलती, जो कि हीरोइन है ना, मेन प्रोटैगनिस्ट है इस नॉवेल की। तो पब्लिश्ड इन 1878, रिटर्न ऑफ द नेटिव, सेट इन एग्डन हीथ, एग्डन हीथ की जगह पर ये इसकी सेटिंग है, ठीक है। एक सिंबॉलिक लैंडस्केप है यूस्टेशिया वाई और एक इम्पॉर्टेंट हीरोइन है इनके नॉवेल्स की। व्हेन ही एट द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, जब वो स्टेशन पहुँचे तो ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, तो ट्रेन हैड लेफ्ट का मतलब पास्ट परफेक्ट दिख रहा है, पास्ट परफेक्ट यानी हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस हो गया। तो इससे जब ये काम करने गए वहाँ पहुँचे तो ये क्या हो जाएगा, व्हेन ही रीच्ड ऑप्शन हो जाएगा सही, क्योंकि जब एक आपका पास्ट परफेक्ट में घटना है तो दूसरी सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट में रहती है। व्हेन ही रीच द स्टेशन, जब वो स्टेशन पहुंचा तो पहले ही एक काम वहाँ हो चुका था। कौन सा काम, कि ट्रेन छूट चुकी थी, तो जो
सबसे पहले हो चुका था वो पास्ट परफेक्ट, ट्रेन का छूटना उससे पहले हुआ, पहुंचना बाद में हुआ, तो जो पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट, जो बाद में हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट। रीच्ड सही आंसर हो जाएगा। इन डिकेंस ओलिवर ट्विस्ट, चार्ल्स डिकेंस का नॉवेल है, इंपॉर्टेंट नॉवेल है ओलिवर ट्विस्ट। व्हाट इज ओलिवर्स फेमस प्ली, तो क्या रिक्वेस्ट करता है ओलिवर, उसमें कहता है प्लीज़ सर आई वांट सम मोर, प्लीज़ सर आई वांट सम मोर। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑप्शन ए सही आंसर हो जाता है, ओलिवर ट्विस्ट से ये लाइन है। आई माई प्रोजेक्ट बिफोर द टीचर आस्क्ड, टीचर ने जब हमसे कहा मेरे प्रोजेक्ट को देखने के लिए, जब टीचर ने कहा, तो टीचर आस्क्ड इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट है, उससे पहले ही मैंने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया होगा। तो टीचर ने पूछा, ये पास्ट इंडेफिनिट, उससे पहले ही मैंने अपना काम कर लिया, तो वो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। आई हैड फिनिश्ड, आई हैड फिनिश्ड, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका सही, आई हैड फिनिश्ड, ऑप्शन बी आपका उत्तर हो जाएगा। आई हैड फिनिश्ड माई प्रोजेक्ट बिफोर द टीचर आस्क्ड फॉर इट, ठीक है। बाई द टाइम वी रीच द थिएटर, जब तक मैं थिएटर पहुंचा, जब तक मैं थिएटर पहुंचा, वी रीच, देखिए वी रीच और पहुंचा नहीं, इसका सेंस निकल रहा है फ्यूचर से। बाई द टाइम वी रीच द थिएटर, जब तक हम लोग थिएटर पहुंचेंगे, ये सेंस है। द मूवी विल हैव स्टार्टेड, तो मूवी स्टार्ट हो चुकी होगी, ठीक है, विल हैव स्टार्टेड, ये सेंस होना चाहिए। ग्रामर में बहुत सारी चीज़ें सेंस पर बेस्ड हैं, रूल तो काम करते ही हैं, सेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और सेंस बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने से ही डेवलप होती है। ऑप्शन सी सही आंसर है, जब तक हम थिएटर पहुंचेंगे तब तक मूवी स्टार्ट हो चुकी होगी। दो बातें फ्यूचर की जब होती हैं, एक ही सेंटेंस में दोनों बातें फ्यूचर की हों, तो एक तो फ्यूचर इंडेफिनिट में और दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम यूज करते हैं, ठीक है, एक प्रेजेंट एक फ्यूचर में। नेक्स्ट है टॉमस हार्डीज नॉवेल ऑफन एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ, टॉमस हार्डी के जो नॉवेल्स हैं इनमें ज़्यादातर जो थीम देखने को मिलते हैं वो कौन से देखने को मिलते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो थीम इनके नॉवेल के लिए हैं वो हैं फेट और ह्यूमन सफरिंग। इनमें भाग्य और मानव की जो सफरिंग है, इंसानियत के जो कष्ट हैं वो बहुत दिखाई देते हैं टॉमस हार्डी के। उसकी एक वजह है कि जो टॉमस हार्डी हैं ये बहुत ही पेसिमिस्टिक राइटर हैं, विक्टोरियन एज के सबसे बड़े पेसिमिस्टिक राइटर हैं टॉमस हार्डी, यानी ये निराशावादी है। इनके कार्यों में, इनके नॉवेल्स में बहुत ही निराश हताश रहने वाले चीज़ें दिखाई देती हैं, मीन्स जो भी कैरेक्टर उसके साथ बुरा ही होना है तय है, ठीक है, तो ऐसे ट्रेजिक वर्क ज़्यादातर इनके मिल जाते हैं आपको। तो ये हार्डी क्या है, पेसिमिस्टिक है, इसीलिए इनके वर्क्स में फेट और ह्यूमन सफरिंग के खेल ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ऑप्शन सी आंसर है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही देयर फॉर 10 years बिफोर ही मूव टू दिल्ली, वो दिल्ली को मूव किया, ही मूव्ड यानी पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है, वो दिल्ली गया, उससे पहले वो 10 वर्ष तक कहीं काम कर चुका था। ही हैड वर्कड, ठीक है, ही हैड वर्कड देयर, ही हैड वर्कड देयर, वो वहाँ काम कर चुका था फॉर 10 years 10 वर्ष तक, बिफोर ही मूव टू दिल्ली, जब कोई दिल्ली रहने गया उससे पहले वो किसी दूसरी जगह 10 वर्ष तक काम कर चुका था। ऑप्शन सी आंसर आपका सही है, ठीक है। क्लास को लाइक नहीं किया है अभी तक तो क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जो भी लोग नए हैं, ठीक है, इसी तरीके की बहुत ही वैल्यूएबल क्लासेस को वॉच करने के लिए। व्हाट इज़ द सबटाइटल ऑफ हार्डीज टेस्ट ऑफ द अर्वरवाइल्स, सबटाइटल क्या है? हार्डी का एक बहुत इंपॉर्टेंट नावल है जो कि ट्रेजिक नावल है, टेस ऑफ द डी अर्वरवाइल्स, ये नावल का नाम है और टेस जो है इस नावल की हीरोइन का नाम है, ठीक है, टेस। तो इसका सबटाइटल है अ प्योर वुमेन फेथफुली प्रेजेंटेड, अ प्योर वुमेन फेथफुली प्रेजेंटेड, ये इस वर्क का जो है आपका सबटाइटल है और ये पब्लिश हुआ था 1891 में, ठीक है। टेस जो है वो हीरोइन है इस नावल की। शी हर होमवर्क बाय द टाइम हर फादर कम्स होम, जब तक उसके पिता घर आएंगे, कम्स होम का मतलब फ्यूचर की बात हो रही है, दोनों काम फ्यूचर में है तो एक सेंटेंस हमें फ्यूचर में लिखना होगा, एक प्रेजेंट में। तो शी
हैज़ फिनिश्ड या शी फिनिश्ड हर वर्क बाय द टाइम हर फादर कम्स होम। तो सही आंसर विल हैव फिनिश्ड, ठीक है, विल हैव फिनिश्ड। शी विल हैव फिनिश्ड हर वर्क, हर होमवर्क। शी विल हैव फिनिश्ड हर होमवर्क बाय द टाइम हर फादर कम्स होम। जब तक उसके पिता घर आएंगे तब तक वो अपना काम फिनिश कर चुकी होगी। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। इन विच नॉवेल डज द कैरेक्टर पिप अपीयर। पिप एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है और ये नॉवेल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। किस नॉवेल में पिप नाम का एक कैरेक्टर दिखाई देता है? तो ग्रेट एक्सपेक्टेशन है। ज़्यादातर लोगों ने जिसने भी ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेट एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं उन्हें पढ़ने को मिला होगा। कहीं ग्रेजुएशन में था और कहीं पीजी में मिलता है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है। तो ग्रेट एक्सपेक्टेशन एक नॉवेल है जो कि 1861 में पब्लिश हुआ था और ये एक बिल्डंग्स रोमन नॉवेल है। बिल्डंग्स रोमन नॉवेल ये आपका लिटरेरी टर्म का क्वेश्चन बन जाता है, ये भी ध्यान रखना। बिल्डंग्स रोमन नॉवेल कैसा होता है पहले हम समझ लेते हैं कि ये नॉवेल है डिकेंस का। पिप इसका मेन कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है यानी हीरो है। पिप एक छोटा बच्चा होता है, राइजेज फ्रॉम अ हम्बल ऑर्फेन। शुरुआत में ये क्या है? ऑर्फेन है, बिना माता पिता का ये बच्चा है और ये छोटे से बढ़ता हुआ दिखाई देता है और एक जेंटलमैन बनता है, ड्रिवन बाय लव एंड एम्बिशन, ठीक है। तो आप देखते हैं कि इसमें एक पिप है जो कि छोटा बच्चा है और ये इसी नॉवेल का जैसे जैसे स्टोरी बढ़ती है तो ये बच्चा भी बड़ा होता जा रहा है, ठीक है। जो कैरेक्टर किसी नॉवेल में छोटे से बच्चे से बड़ा होकर के पूरा एक जेंटलमैन बनता दिखाई दे तो ऐसे नॉवेल को विल्डंग्स रोमन नॉवेल कहते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए ये विल्डंग्स रोमन नॉवेल भी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, शी सेड दैट। शी सेड दैट, देखिए पास्ट का है तो आगे भी पास्ट रहना है। दैट शी द बुक बिफोर, शी हैड रेड द बुक बिफोर, ठीक है। शी हैड रेड द बुक बिफोर, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। उसने कहा कि उसने वो बुक पहले ही पढ़ ली है। व्हाट इज वेसेक्स इन हार्डीज नॉवल। वेसेक्स क्या है? वेसेक्स हार्डी के द्वारा, हार्डी के नॉवेल्स इसी एरिया में सेट हैं। ये एक रीजन है जो कि सेमी फिक्शनल है, फिक्शनलाइज्ड रीजन है साउथ वेस्ट इंग्लैंड में, ठीक है। तो यहीं पर इनकी सेटिंग है। ज़्यादातर जो नॉवेल्स हैं हार्डी के, सभी नॉवेल्स की सेटिंग यहीं पर है। वेसेक्स मिलकर के बनता है, डॉर्सेटशायर है, समरसेटशायर है और विल्टशायर है। इन जगहों से, इन क्षेत्रों से मिलकर के बनता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। व्हाट थीम इज सेंट्रल टू ज्यूड द ऑब्सक्योर। ज्यूड द ऑब्सक्योर का जो सेंट्रल थीम है वो क्या है? रोमांटिक लव है या सोशल मोबिलिटी या और एजुकेशन है? क्या सही आंसर है? कंट्री लाइफ है या रिलीजियस डिवोशन है? तो सही आंसर है सोशल मोबिलिटी एंड एजुकेशन। ज्यूड द ऑब्सक्योर 1895 में पब्लिश हुआ नॉवेल है, ठीक है। क्रिटिसाइज करता है दोनों को, एजुकेशन को भी और एजुकेशन सिस्टम को भी और मैरिज लॉज को भी। विक्टोरियन इंग्लैंड में, विक्टोरियन समय में मैरिज लॉज जैसे भी थे और एजुकेशन सिस्टम जब दोनों को ही क्रिटिसाइज किया गया है इसमें। ऑप्शन बी सही आंसर है, ठीक है। ज्यूड द ऑब्सक्योर। ही हिज होम टाउन बाई द एंड ऑफ दिस वीक। इस वीक के एंड तक वो अपने होम टाउन वापस चला जाएगा, ये सेंस है, बाई द एंड्स ऑफ। तो ही विल हैव रिटर्न यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ही विल हैव रिटर्न टू हिज होम टाउन, वो अपने होम टाउन लौट जाएगा, लौट चुका होगा बाई द एंड ऑफ दिस वीक, इस वीक के एंड तक, ठीक है। वाई द एंड ऑफ दिस वीक का मतलब आने वाला समय यानी फ्यूचर की बात कर रहा है। वाई द एंड ऑफ दिस वीक, ये वीक एंड होगा यानी आने वाले समय में एंड होगा, तब तक वो अपने घर जा चुका होगा। तो विल हैव रिटर्न वाला स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा सही है। विच ऑफ दीज इज अ सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल बाई डिकेंस। डिकेंस का एक वर्क है, एक नॉवेल है जो कहा जाता है, क्रिटिक्स कहते हैं कि ये ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है, यानी उसमें डिकेंस के पर्सनल स्केचेस भी देखने को मिलते हैं। तो इसे सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल मान लेते हैं और ये नॉवेल है डेविड कॉपरफील्ड। डेविड कॉपरफील्ड के कैरेक्टर्स जो हैं वो डिकेंस के अपने कैरेक्टर्स से भी मैच करते हैं, ठीक है। जैसी स्टोरी डिकेंस की रही अपनी और वैसे ही डेविड कॉपरफील्ड की भी स्टोरी कुछ कुछ है, तो इसीलिए इसे सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल कहा जाता है। 1850 में ये पब्लिश हुआ है, ठीक है। मोस्ट पर्सनल नॉवेल है ये, और इसी में डिकेंस ने भी इसके बारे में कहा है, लाइक मैनी फॉन्ड पेरेंट्स आई हैव इन माई हार्ट
ऑफ हार्ट्स अ फेवरेट चाइल्ड एंड हिज नेम इज डेविड कॉपरफील्ड। ठीक है, तो डेविड कॉपरफील्ड इनका सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है द नॉवेल ऑफ द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज थॉमस हार्डी का एक नॉवेल है। बिगिंस विद विच शॉकिंग इवेंट, इसमें क्या कौन सा एक शॉकिंग इवेंट है? अ मैन सेलिंग हिज वाइफ। इस नॉवेल की शुरुआत होती है एक आदमी अपनी वाइफ को सेल कर रहा होता है। ठीक है, इन द ओपनिंग चैप्टर ऑफ द मेयर ऑफ द कैस्टरब्रिज 1886 में इसकी सेटिंग इसे ये पब्लिश हुआ है। माइकल हैंकर्ड नाम का एक ड्रंकन व्यक्ति है, शराबी व्यक्ति है, जो अपनी वाइफ को सेल कर रहा है एट अ फेयर, एक मेले में अपने बच्चे के साथ। ठीक है, तो इसमें इस स्टोरी में बहुत ही गिल्ट और बहुत ही प्राइड और फेट और किस्मत, बहुत सारी चीज़ों पर यहाँ पे नज़र डाली गई है, जोर दिया गया है। ऑप्शन सी सही आंसर है। ठीक है, और इस बात को लेकर माइकल हैंकर्ड पूरे नॉवेल में गिल्ट फील करता है, अपने आप को बुरा समझता रहता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द आर्टफुल डॉजर मेंटर इन ओलिवर ट्विस्ट। ओलिवर ट्विस्ट एक इम्पॉर्टेंट नॉवेल है और इसमें जो आर्टफुल डॉजर है, इसका एक कैरेक्टर है आर्टफुल डॉजर। इसका मेंटर कौन है? तो इसका मेंटर है फैगिन। फैगिन नाम का एक कैरेक्टर है जो इसे चोरी वगैरह काम में लगाता है। ठीक है, चोरी करवाता है अपने लिए। ठीक है, तो आर्टफुल डॉजर और ओलिवर को लगाता है काम पर, फैगिन। नेक्स्ट है इफ़ इट रेन्स टुमारो, अगर कल बारिश होती है। वी, तो अब अगर कल बारिश होगी ये सेंस है, तो आगे भी फ्यूचर का सेंटेंस बनेगा। ठीक है, इधर लिखा है हमने प्रेजेंट में, ठीक है, लेकिन आगे लिखा जाएगा फ्यूचर में, और बातें दोनों ही हिंदी के हिसाब से देखेंगे तो फ्यूचर में ही निकलेंगी। तो वी शैल कैंसिल द मैच, तो वी शैल भी हो सकता है, विल भी हो सकता है। इफ़ इट रेन्स टुमारो वी शैल कैंसिल द मैच, यहाँ पर आपका वी शैल आ जाएगा, कैंसिल आ जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। डिकेंस यूज द पेन नेम। डिकेंस का एक इम्पॉर्टेंट पेन नेम भी है, कुछ राइटर्स के पेन नेम होते हैं, आपको याद करने होंगे। डिकेंस का पेन नेम है बॉज। इन अर्ली पब्लिकेशन, शुरुआती वर्क जो डिकेंस ने लिखे वहाँ पर इन्होंने अपना ओरिजिनल नाम ना दे करके पेन नेम बॉज का यूज किया है। व्हाट वाज हिज फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क अंडर दैट नेम, तो इन्होंने स्केचेज बाई वॉज जो है ये इनका वर्क था, और ये स्केचेज बाई वॉज 1836 में पब्लिश हुआ था, और ये फर्स्ट पब्लिश्ड बुक है इनकी, और कलेक्शन है सटारिकल और ऑब्जर्वेशनल एसेज की अबाउट लंदन लाइफ। लंदन की जो लाइफ है उस पर कुछ एसेज लिखे हैं, सटारिकल एसेज हैं, ऑब्जर्वेशन इनका जैसा है। तो उस बुक में सबसे पहले इन्होंने वॉज कैरेक्टर को, वॉज अपने पेन नेम को यूज किया है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, चूज द करेक्ट यूसेज ऑफ द वर्ब टू गो। टू गो का मतलब यहाँ पर V1 है ये, और गो का जो है सही यूज किस सेंटेंस में दिखाई दे रहा है वो फाइंड आउट करना है। आई शैल गो होता है, गोज कर दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि शैल विल के साथ हमेशा V1 आता है, इसके साथ यस या ES नहीं आ सकता, ये बात नोट कर लीजिए। ऑप्शन ए तो गलत है। आई गोइंग टुमारो, आई के साथ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए थी। आई विल गो टुमारो, ये सेंटेंस सही हो सकता है। ठीक है, आई गॉन टुमारो ये भी गलत है। ठीक है, आई विल गो टुमारो ये सेंटेंस सही हो सकता है। वैसे एकदम सही होने के लिए आई शैल गो टुमारो होना चाहिए था, लेकिन कहीं कहीं पर हम शैल ना यूज करके विल का यूज भी कर सकते हैं। ऑप्शन सी। विच हार्डी नॉवेल एंड्स विद द हैंगिंग ऑफ द प्रोटैगनिस्ट। हार्डी का कौन सा नॉवेल है जिसमें देखा जाता है कि जो उसका हीरो या हीरोइन है वो हैंगिंग कर रही होती है, हैंगिंग विद द हैंगिंग ऑफ द प्रोटैगनिस्ट, यानी फांसी लगा लेती है, सुसाइड कर लेती है, वो वाला कैरेक्टर कौन है प्रोटैगनिस्ट? तो इसमें है टेस ऑफ द डी अर्वर वाइल्स, ऑप्शन बी सही आंसर है, टेस ऑफ द डी अर्वर वाइल्स। ठीक है, इसके 3 कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो टेस खुद जो इस नॉवेल की हीरोइन है, दूसरा एक व्यक्ति है एलेक, और एक और व्यक्ति है एंजल क्लेयर। इन तीनों की ही स्टोरी है मोस्ट ऑफ द नॉवेल में। ठीक है, ऑप्शन बी। और आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हम लोगों ने। क्लास बहुत अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपकी तैयारी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो इतनी शानदार तैयारी, इतने इम्पॉर्टेंट और चुनिंदा क्वेश्चंस आपको शायद ही देखने को कहीं मिले इतनी बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ।
मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।